मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कूबा, महनाजपुर, आजमगढ़। ऑनलाइन की कक्षा में 12वीं कक्षा के लिए जो हिंदी विषय में निर्धारित संस्कृत व्याकरण है, उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण भाग 1 आज प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं संधि के बारे में। संधि शब्द, जिज्ञासा होगी संधि क्या है। आप लोग पढ़ते आए हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़। इसीलिए संधि का जो चिन्ह है वह धन बनाया जाता है, प्लस, क्योंकि जोड़ना है। 2 या 2 से अधिक वर्णों को हम जोड़ते हैं। लिखा है अति निकटता के कारण 2 वर्णों में जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का ही दूसरा नाम संहिता है। परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता को हम संहिता कहते हैं। संधि हर जगह नहीं होती। संधि कहां कहां करते हैं, नियम बताया गया है। संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पद में संधि निश्चित रूप से की जाती है। संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो। उपसर्ग और धातु जब आते हैं वहां भी संधि होती है। नित्या समासे, समास में भी संधि का कार्य होता है, जोड़ा जाता है। संधि माने जोड़ा जाता है। और वाक्य में संधि आपकी इच्छा पर है, चाहे तो जोड़े चाहे तो न जोड़े। तो आइए देखते हैं संधि। ये आपके कोर्स में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियां हैं। कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे कि हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को, स्वर को अच संधि, व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं। नाम क्यों पड़ा? 2 पद होते हैं, जो प्लस बनेगा, धन बनेगा उसके पहले और उसके बाद में, पूर्व पद उत्तर पद। तो आपको एक नई चीज आज बता रहे हैं। जब पूर्व पद के अंत में कोई स्वर होगा, याद रखिएगा, जब पूर्व पद के अंत में कोई स्वर होगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे। जब पूर्व पद के अंत में कोई व्यंजन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। जब पूर्व पद के अंत में कोई विसर्ग होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ये नामकरण का आधार। स्वर संधि के पूर्व पद के अंत में स्वर होता है, उत्तर पद के प्रारंभ में भी स्वर होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में पूर्व पद के अंत में व्यंजन होता है, उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। और विसर्ग संधि में पूर्व पद के अंत में विसर्ग होता है, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी विसर्ग नहीं हो सकता, स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आ सकते हैं। विसर्ग पहले नहीं आ सकते, याद रखिएगा। विसर्ग अयोगवाह हैं, विसर्ग संधि में हम आपको बताएंगे। तो स्वर संधि के भेद बताए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि, पूर्व रूप और पररूप, जो आपके कोर्स में है। और व्यंजन संधि के भेद बताए गए हैं, शुत्व, ष्टुत्व, जस्त्व, चर्त्व, अनुस्वार, लत्व और परसवर्ण संधि। विसर्ग संधि का भेद है विसर्ग का स होना, स का विसर्ग होना, स का उ होना और विसर्ग के र का लोप होना। ये परिवर्तन होता है, कुछ विकार होता है। संधि का मतलब वर्णों में विकार होना। तो आइए हम क्रम से देखते हैं एक एक को। जो दीर्घ संधि है उसके बारे में, क्योंकि सबका सूत्र है, मैं सूत्र से आपको समझाऊंगा। पहली संधि देखते हैं। स्वर संधि का पहला जो भेद है दीर्घ संधि। आप सूत्र समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने का प्रयास मत कीजिएगा। दीर्घ शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा। सूत्र बोल रहा है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ कहां से कब होगा? अकः सवर्णे। अकः देख रहे हैं, वो अक प्रत्याहार है। मैंने लिखा है अक का हलंत किया है नीचे, अक प्रत्याहार है। संस्कृत में 42 प्रत्याहार होते हैं। अक प्रत्याहार है जिसमें अ, इ, उ, रील, री वर्ण आते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेप करना, ये बाद में बताया जाएगा। आज आप समझिए, अक प्रत्याहार में अ, इ, उ, रील, री आते हैं। अक, अक शब्द अक का षष्ठी रूप है। अक का षष्ठी रूप है अक, अर्थात अक का, अ, इ, उ, रील, री का। सवर्णे माने समान वर्ण आने पर। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा है।
अक का सवर्णे माने समान वर्ण आने पर, अक माने अ ई उ रील री का समान वर्ण आने पर, समान वर्ण कैसे कैसे नापेंगे? व्याकरण में लिखा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है उसे हम सवर्णी कहते हैं। जैसे अ आ ये सवर्णी है, उच्चारण स्थान कंठ है। उ ऊ ये सवर्णी है, उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इस तरह से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है उसे हम सवर्ण कहते हैं। तो अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अ ई उ रील री के बाद अगर सवर्णे माने उसी के समान वर्ण आ जाए तो दोनों मिलकर के दीर्घ माने बड़ा हो जाते हैं। आइए परिभाषा आपको बताते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में उसी के समान कोई वर्ण आ जाए तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पे दोनों वर्ण मिलकर अपना ही बड़ा रूप ले लेते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में उसी के समान कोई वर्ण आ जाए तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर अर्थात पूर्व पदांत और उत्तर का प्रारंभिक दोनों मिलकर के अपना ही बड़ा रूप ले लेते हैं। वह वर्ण मिलकर के बड़ा रूप ले लेगा, अपना दीर्घ रूप ले लेगा। तो देखिए जैसे उदाहरण है शश धन अंक, आप देख रहे हैं पूर्व पद प्लस के पहले पूर्व पद है शश धन अंक। आप तोड़ सकते हैं, यहां तोड़कर बताया गया है। जो पूर्व पद का अंत है माने प्लस के पहले जो शश में श है, उस श तालव्य श है, उसमें अ है। उत्तर पद के प्रारंभ में भी अंग है, यहां बताया गया है। तो पूर्व पद के अंत का अ, उत्तर पद का प्रारंभिक अंग दोनों मिलकर आ हो गया है, अनुनासिक हो गया। अब जब दोनों मिलकर आ हो गया, जोड़ेंगे। संस्कृत में जोड़ने का नियम है अज्झिनम परेण संयोज्यम, स्वर से विहीन वर्ण को जोड़ देना चाहिए। स्वर से विहीन क्या होगा? व्यंजन होगा। तो व्यंजन को हम बाद वाले से अज्झिनम परेण संयोज्यम, स्वर से विहीन को हम बाद वाले से जोड़ते हैं। तो यहां स्वर से विहीन क्या हो गया? स तालव्य स, बाद वाला क्या है? आ, हम जोड़ देंगे, हो जाएगा शशांक कह, बनेगा शशांक। दूसरा उदाहरण रत्न धन आकर, नियम वही है। यदि पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में उसी के समान कोई वर्ण हो, संधि करते समय पूर्व और पर मिलकर के एक अपना बड़ा रूप ले लेते हैं। रत्न में न देखिए अ है, इधर आ है, अ आ कंठ से निकलता है, दोनों सवर्णी हैं, दोनों मिलकर के अपना बड़ा रूप आ ले लेंगे। तो रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर है। ऐसे देखिए रवि धन इंद्र, ई देख रहे हैं, वो भी अक प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है। तो रवि जो प्लस के पहले पूर्व पद है उसके अंत में ई है, उत्तर पद के प्रारंभ में भी ई है। पूर्व पद के अंत में ई, उत्तर पद के प्रारंभ में ई, व्यवधान रहित है। व्यवधान रहित अवस्था में ही संधि कार्य होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो नियम भी है कि पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में उसी के समान कोई स्वर हो, तो दोनों मिलकर अपना बड़ा रूप ले लेते हैं। अक में ई है, यहां भी रवि में ई है, ई दोनों मिलकर के बड़ा रूप ले लेंगे, बड़ी ई बन जाएगा, बन गया रविंद्र। आइए अब आगे देखते हैं गुण संधि। अभ्यास कीजिएगा और उदाहरण मिलेंगे आपको। गुण संधि देखिए, इसका सूत्र है आद गुण। आद गुण देख रहे हैं, आद क्या है? अ का पंचमी रूप है। जैसे बालक का बालकात, रामः का रामात, आत पंचमी है, आत माने अ से क्या होगा? गुण होगा। गुण एक संज्ञा है, ये तो संधि सूत्र है, आद गुण है। एक संज्ञा सूत्र आएगा, अदेंग गुण है, अ ए ओ को गुण कहते हैं। यहां आद गुण कह रहा है कि अ से गुण होगा। कैसे गुण होगा? संधि का नियम बोल रहा है, परिभाषा बोल रही है। लिखा है देखिए, अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री आवे तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। जैसे देवधन इंद्र, उदाहरण देखिए, देवधन इंद्र। देव देख रहे हैं, प्लस के पहले देव व में क्या है? अ निकल रहा है। तो पूर्व पद के अंत में अ है, उत्तर पद के प्रारंभ में ई है,
अ धन ई बराबर ए हो गया तो रूप क्या बनेगा? देवेंद्र। रूप बन गया देवेंद्र। रमाधन ईशः। पूर्व पद के अंत में आ है, रमा में आ है, उत्तर पद के प्रारंभ में ई है, आ ई मिलकर ए हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा? रमेशः। महाधन उदय। दूसरा उदाहरण देखिए आगे, महा में आ है, उदय ऊ है, आ ऊ मिलकर क्या होगा? ओ हो जाएगा तो बनेगा महोदय। देवधन ऋषि। देव में अ है, अंत में उत्तर पद के प्रारंभ में री है, अ धन री बराबर अर, उरण रपर सूत्र आता है, अ धन री को अर कर देता है तो बनेगा देवहर्षि। तव धन ऋकार है, अल हो जाएगा, व का अ, ली का री, अल बनेगा तो क्या हो जाएगा? तवल्लकार है। तवल्लकार है। ऐसे ही ए ओ अर अल कब होगा? जब पूर्व पद के अंत में अ हो, इधर ई हो तो ए, पूर्व पद के अंत में अ हो या आ हो, इधर ऊ है तो ओ। उदाहरण देख रहे हैं, अ है पूर्व पद के अंत में, इधर री है तो अर, और उधर अ है इधर री है तो अल हो जाता है। ये गुण संधि है कि जब अ अथवा आ के बाद ई ऊ रील री इनमें से कोई आएगा तो ए ओ अर और अल हो जाएगा। तीसरी संधि आपको स्वर संधि में यड़ संधि है। इसका सूत्र है ईको एड़च। सूत्र आप समझिए, ईको एड़च। इसमें 3 प्रत्याहार हैं। एक है इक प्रत्याहार, दूसरा है यड़ प्रत्याहार, तीसरा है अच प्रत्याहार। सूत्र क्या बोल रहा है? ईकह। ईकह माने इक का। ईकह माने इक का। इक क्या है भाई? ई ऊ रील री। इक प्रत्याहार है जिसमें ई ऊ रील री ये 4 वर्ण आते हैं और सूत्र बोल रहा है कि इक का यड़ हो जाएगा। सूत्र बोल रहा है इक का क्या होगा? यड़ होगा। यड़ क्या है? प्रत्याहार है। य व र ल इसमें आते हैं, इसमें य व र ल आते हैं। इक का यड़ हो जाएगा अर्थात ई ऊ रील री का य व र ल हो जाएगा। बाद में स्वर आने पर समान स्वर आएगा तो नहीं, असमान स्वर आएगा तो, क्योंकि समान स्वर आने पे दीर्घ हो जाएगा जानते हैं। असमान स्वर आने पर ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल हो जाएगा। उसके लिए नियम है, स्थाने अंतरतम सूत्र बोलता है कि जिसका जो स्थान है उसको उसी स्थान पे रखो। आप अपने मन से ई का य, ऊ का व नहीं कर सकते। स्थाने अंतरतम सूत्र बोलता है कि जिसका जो स्थान है आदेश भी उसी स्थान का होना चाहिए। आदेश शत्रुवद होता है, शत्रु की तरह होता है, वो पहले वाले को हटा के बैठ जाएगा। जैसे ई है तो वहां य का आदेश होगा, क्योंकि इक में ई का पहला स्थान है, यड़ में य का पहला स्थान है। इक में ऊ का दूसरा है, यड़ में व का दूसरा है। तो स्थाने अंतरतम सूत्र कहेगा जिसका जो स्थान है उसके स्थान पर वही रखो, आएगा वह। तो क्या बनेगा? नियम देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ रील री के बाद कोई असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर यड़ हो जाता है। अर्थात यदि पूर्व पद के अंत में इक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, तो संधि करते समय इक के स्थान पे यड़ हो जाएगा। जैसे इति धन आदि, आपका बड़ा प्रचलित सुपरिचित उदाहरण है। इति धन आदि मैंने इसलिए उस उदाहरण को रखा है। देखिए, प्लस के पहले क्या इति है, तो में क्या है? ई है। आप ई देख रहे हैं, इक प्रत्याहार में आने वाला ई है और प्लस के बाद आ है, असमान स्वर है, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान इचु असानम तालु से होता है और आ कंठ से, दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, असमान स्वर। तो ई के स्थान पे क्या होगा? य। क्यों होगा? क्योंकि इक में ई का पहला स्थान है और यड़ में य का पहला स्थान है। स्थानीय अंतरतम सूत्र बोलता ही है कि जो जिस स्थान पे है आदेश में उसी को रख दो, तो ई के स्थान पे यह हो जाएगा। देखिए आगे हमने समझाया है, ई का यह बन गया। अब आप जोड़ेंगे, अझीनम परिण संयोजन सूत्र आएगा, स्वर से विहीन को बाद वाले से जोड़ो। यहां त जो है स्वर से विहीन है, यह भी स्वर से विहीन है, तो आगे आएगा जुड़ने को, लेकिन यह व्यंजन है, व्यंजन हलंत है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है और यहां आ स्वर है, यह में जाके जुड़ जाएगा तो बनेगा इत्यादि। आप समझिए, स्वर की हमेशा एक मात्रा होती है कम से कम और व्यंजन की आधी मात्रा। एक मात्रा भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। व्यंजन की हमेशा आधी मात्रा होती है, वो विकलांग होता है, अपने से बाद वाले से आके जुड़ने लगता है।
और भी उदाहरण है, अति धन आचार है, देखिए वैसे ही अति में त में ई है, ई का यह हो जाएगा, बनेगा अत्याचार है, आज जुड़ जाएगा। सुधनागतम जो आप दरवाजे पे लिखते हैं सुधनागतम, तो ऊ का वह बन जाएगा, इक के जगह पेड़ होकर के ऊ का वह हो जाएगा, स आधा बच जाएगा, वह में आ की मात्रा लग जाएगी, बनेगा स्वागतम। जो अज्ञानी है दरवाजे पे लिख देते हैं सुस्वागतम, वो गलत लिखते हैं, क्योंकि स्वागतम का अर्थ है ये सुधन आगतम हो गया विच्छेद, सुस्वागतम नहीं लिखना चाहिए, वो गलत हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। मातृधन आज्ञा, री का र हो जाएगा, कैसे? क्योंकि इक में ई उ रील री 4 वर्ण हैं, और यहाँ यड़ में क्या है, य व र ल, री का र हो गया, तो री का र हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है, तो आप जोड़ देंगे अज्झिनम परिण संयोजम से मात्राज्ञा, ऐसे पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, जो भी आप बनाएंगे बनता चला जाएगा। अगली संधि अयादि संधि, इस संधि पे सावधान हो जाइए। और संधियां पद में थी, हमने आपको कहा यह संधि अपद है, इसके पूर्व में कोई पद नहीं होता। पद किसको कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। सुबंत क्या है? सु से लेकर सुप तक जो 21 प्रत्यय होते हैं, जब वह प्रातिपदिक में लगते हैं तो सुबंत रूप बनते हैं। जैसे रामधनसु राम, और तिगंत क्या है? तिप से लेकर महिंग तक तिगंत है, 18 प्रत्यय, तिप्त जी सिप्त ऐसे लगते हैं। जैसे गच्छत गस्त, तो पद हैं, लेकिन यह अपद है, इसका रूप नहीं चलता। देखिए ने पो नए गए, इसका कहीं रूप मिला है आपको? नहीं मिला है। अपद से अंत होने वाला है, इसलिए यह संधि अपदांत है। आइए संधि देखते हैं। अयादि संधि क्या बोल रहा है सूत्र? एचो अयवायाव, बहुत महत्वपूर्ण संधि है, ध्यान से समझिएगा, परीक्षा में निश्चित रूप से उदाहरण आएगा। यड़ और अयादि में कोई न कोई आ जाता है। एचो अयवायाव, ये सूत्र क्या बोल रहा है? तोड़िए, एचह धन अयवायाव, मैंने तोड़ दिया उसको। एचह क्या है? एच का षष्ठी रूप है, एच का षष्ठी रूप एच है। अब प्रश्न आया एच क्या है? एच प्रत्याहार है, देखिए लिखा हुआ है। एच में कौन कौन आते हैं? ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण एच में आते हैं। ए ओ ऐ औ 4 वर्ण आते हैं। इसी एच का क्या होगा इसमें लिखा हुआ है। आप यश की तरह देख रहे हैं, एचओ के बाद यश दिख रहा है, वह अ है, आप निकाल सकते हैं। अ को लीजिए, फिर य को आधा ले लीजिए, क्या बन गया? अय। य को आपने आधा लिया है, अभी य में अ बचा हुआ है, फिर अ को ले लीजिए और इसके बाद व ले लीजिए, व में आ बचा हुआ है, सूत्र में देखिए व में आ बचा हुआ है, फिर आप आ लीजिए, बगल के य को लीजिए, यह व्यंजन आधा है, फिर य में आ बचा हुआ है, आप आ को लीजिए, फिर व को लीजिए। इस तरह से क्या बन गया? अय अव आय आव बन गया। आप लोग रटते हैं कि ए ओ आय आव का क्या बन जाएगा? अय अव आय आव बन जाएगा, अलग से नहीं बनता है, ये सूत्र बोल रहा है। अब सुनिए नाम कैसे पड़ा, अयादि क्यों पड़ा? इसमें अय आदि है, इसलिए संधि का नाम अयादि है। आप देखिए अय अव आय आव है ना, तो इसमें अय आदि है, इसलिए संधि का नाम अयादि है। अय आदि कब बनते हैं? एच का, एच प्रत्याहार ए ओ अय आव का अय अव आय आव बन जाता है। वही आपको सूत्र हमने बताया था, जिसका जो स्थान है उसी पे हम रख देंगे। ए का देख रहे हैं, पहला स्थान है तो पहला इसमें अय है रखेंगे, ओ के स्थान पे अव रखेंगे, आय के स्थान पे आय रखेंगे, अव के स्थान पे आव रखेंगे। 4 का 4 है। यथा संख्या अनुदेश समाना पढ़े होंगे सूत्र आप, जितनी संख्या है पहले की उतना अनुदेश भी है, 4 हैं तो 4 हैं, क्रम से रख देंगे। अब परिभाषा देखिए क्या बोल रही है। यदि पूर्व अपदांत में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, ध्यान से सुनिए एकदम समझ में आ जाएगा। यदि पूर्व अपदांत में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो और उत्तर में कोई स्वर हो, तो संधि करते समय एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। संधि की प्रक्रिया में एच के स्थान पे अय अव आय आव हो जाता है। एच क्या है? ए ओ अय। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ने धन अनः, न में क्या है? ए की मात्रा, ने क्या है? अपदांत है, तो प्लस के पहले न में ए है, आप देखिए, और इधर क्या अ है प्लस के बाद,
तो ए का क्या बनेगा, वहां देखिए एच में ए है, नीचे क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। ए का क्या बनेगा, आई बनेगा। जब ए का आई बन जाएगा तो आप जोड़ देंगे, बन जाएगा नयन, क्योंकि अन जोड़ देंगे। पो धन अन, प में क्या है, ओ है। अब ओ का क्या बनेगा, देखिए ओ का औ बन जाएगा। जब ओ का औ बन जाएगा तो प आधा हो जाएगा, औ बन गया तो प जो आधा उसमें अ जुड़ जाएगा, प पूरा हो जाएगा, अन ये जुड़ करके व को पूरा कर देगा, पवन रूप बन गया। नय धन अकह, न में आय है, उसको अलग करेंगे तो आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ आय का आय हो जाएगा। न में जो आय है वो आय बन गया, न आधा है, न में आ जुड़ जाएगा, ना हो गया। य में यह अकह जुड़ जाएगा, बन गया नायकह, नायकह बन गया। ऐसे गय धन अकह है, ग में आय की मात्रा, तो ग में से जब आय आप निकालेंगे तो ग आधा हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन हमेशा आधा होता है, हलंत होता है, उसकी आधी मात्रा होती है। कोई भी व्यंजन उसकी आधी मात्रा होती है। और स्वर 3 मात्रा तक होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तक। तो व्यंजन जब निकल जाएगा, स्वर निकल जाएगा तो व्यंजन की आधी मात्रा। तो ग में से आय निकल गया, आय का क्या हो गया, आय हो गया। आप देख रहे हैं अक है, बन गया गाय का है। इधर ईका है तो बनेगी गाय का। जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी, वही रूप बन जाएगा। पौधन अक क्या बन गया, प में अव है, अव का क्या हो गया, आव बन गया। आव बन गया तो देखें प आधा है, आ जुड़ जाएगा, पा हो जाएगा, अकह जुड़ जाएगा, पावकह बन गया। इस तरह से यह अयादि संधि यण संधि ही की तरह है। जैसे यण में क्या था, ई को इक का यण हो जाना, उसी तरह इसमें का एच के स्थान पे अय अव आय आ हो जाना। एच का अय अव आय आव आदि हो जाता है, इसलिए संधि अयादि संधि है। याद रखिए, यह अपदांत संधि है। आइए अगली संधि हम देखते हैं, पूर्व रूप संधि। ये पूर्व रूप संधि क्या कहती है, पूर्व रूप संधि कह रही है कि एंगः पदांतादति। सूत्र देखिए, एंगः एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में ए ओ वर्ण आते हैं। एवंग ए ओ आएंगे, पदांताद पद के अंत। यदि पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ वर्ण आए और उत्तर पद के प्रारंभ में अत माने ह्रस्व अ, अत देख रहे हैं हलंत्यम से त का लोप हो जाएगा, बचेगा अ। अब संधि बोल रही है, यह सूत्र बोल रहा है, एंगः पदांतादति। यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय उत्तर पद का प्रारंभिक अ अपने पूर्ववर्ती एंग का रूप ले लेता है, पूर्व का रूप ले लेता है। इसलिए संधि का नाम क्या है, पूर्व रूप संधि। नाम देखिए, बाद वाला अ अपने पहले वाले वर्ण का रूप ले लेता है, पूर्व का रूप लेता है, इसलिए संधि है पूर्व रूप। परिभाषा बोल रही, यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो और उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय उत्तर पद का प्रारंभिक अ अपने पूर्व वाले वर्ण का रूप ले लेता है। बात समझ में आ रही है, अपने पहले वाले का रूप ले रहा है, इसलिए इसका नाम पूर्व रूप है। अगर बाद वाले का लेता तो पर रूप हो जाता। इसमें जब पहले वाले का रूप लेता है तो उसके स्थान पे अवग्रह यश के आकार का चिन्ह बन जाता है, जिसको हम अवग्रह कहते हैं। आप नहीं भी बनाए तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वह चिन्ह ये बताता है कि यहां पे अ था, क्योंकि तो पहले वाले का रूप ले लिया, जाके उसमें मिल गया, अ ए बन गया अथवा अ ओ बन गया। यह वहीं पर यश बनेगा, अवग्रह वही बनेगा, याद रखिएगा, जब इसके पहले ए अथवा ओ होगा। देखिए, हरे धन आओ, उदाहरण मिल रहा है, हरे धन आओ। पूर्व पद क्या है, हरे। पूर्व पद के अंत में क्या है, ए। क्यों, क्योंकि र में ए की मात्रा है, र में ए की मात्रा है और एंग प्रत्याहार में आने वाला ए है। नियम बताया, यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, दो में से कोई हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि की प्रक्रिया में उत्तर पद का प्रारंभिक अ अपने पूर्ववर्ती ए अथवा ओ का रूप ले लेता है, जिसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। देखिए, हरे धन अ ए का रूप ले लेगा, बनेगा हरे वह यश की तरह से बन गया, अ यश की तरह से, जिसको हम अवग्रह कहते हैं। विष्णो धन आओ,
देखिए वहां ओ है जो एंग प्रत्याहार में आया है, और ओ का रूप ले लिया विष्णु, विष्णु अ बन गया, यस अवग्रह बन गया। तो इस तरह से पूर्व का रूप ले लिया तो पूर्व रूप संधि। ये हमेशा वही बनेगा, याद रखिएगा, ये खंडाकार यस की तरह जो अ है वो हमेशा वही बनेगा जब अ से पहले ए अथवा ओ की मात्रा होगी। अब है पर रूप संधि। स्वर संधि का देखिए भेद है पर रूप संधि। आपने अभी पूर्व रूप पढ़ा, उसी का ठीक उल्टा है पर रूप। पर माने बाद में, पूर्व माने पहले, पर माने बाद में। अब पहले वाले का रूप ले रहा था तो पूर्व रूप है, अब यह बाद वाले का रूप लेगा तो क्या बनेगा, पर रूप होगा। बहुत मेहनत नहीं कर रहा है, ये कोई क्रिया रूप होता, बस ये देखिएगा। पर रूप संधि में क्या है, सूत्र है एंग पर रूपम। पर रूपम यहां म हलंत आएगा, एंग पर रूपम, वह एंग पदांतादत्थ, यह एंग पर रूपम। सूत्र क्या बोल रहा है, एंग एंग प्रत्याहार है, इसमें भी ए ओ आएंगे, लेकिन कोई क्रिया रूप के प्रारंभ में आएंगे। देखिए यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाला क्रिया रूप हो, क्रिया रूप, तो संधि करते समय उपसर्ग का अ उत्तर पद के ए अथवा ओ का रूप ले लेता है, जिसे पररूप संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां पूर्व का रूप ले रहा था, यहां पर का रूप ले रहा है, तो वह पूर्व रूप था, ये पर रूप है। इसमें पहला जो प्लस के पहले होगा वह कोई उपसर्ग होगा, प्लस के पहले उपसर्ग होगा, और उपसर्ग क्या होगा, उसका समापन अ से होगा। जैसे प्र में क्या है अ, उप प में क्या है अ वर्ण से समाप्त होने वाला कोई अवर्णांत उपसर्ग पहले आ जाए और प्लस के बाद कोई क्रिया रूप ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाला आ जाए, तो उपसर्गांत जो अ है वह अपने पर माने बाद वाले का रूप ले लेगा, ए अथवा ओ का रूप ले लेगा, वह पर रूप संधि है। देखिए प्रधन एजते, उदाहरण देखिए, प्र में अ है, बाद में एजते क्रिया रूप है, ए से प्रारंभ होने वाला, तो प्र में आने वाला अ वह अपने बाद वाले ए का रूप ले लेगा, तो क्या बनेगा, प्रेजते, अपना लोप कर जाएगा, अपना अस्तित्व मिटा देगा, अ स्वयं को जाकर समाहित कर लेगा ए में, ए की मात्रा स्वीकार कर लेगा, वो बन जाएगा प्रेजते। ऐसे उपधन ओसति, प्लस के पहले उप उपसर्ग है जो अ से समाप्त होने वाला है, और बाद में ओ है, ओसति क्रिया है, ओ से प्रारंभ होने वाली, तो उप का अ अपने बाद वाले ओ का रूप ले लेगा, उसे स्वीकार कर लेगा, उसकी मात्रा स्वीकार कर लेगा, उप अपने अ वर्ण को समाप्त कर देगा, वह अ जाकर के ओ को अपने में मिला लेगा, इस तरह से बनेगा उपोसति। बाद वाले का रूप लेना पर रूप है, पूर्व वाले का रूप लेना पूर्व रूप है। इस तरह से संधि मैंने आपको स्वर संधियों के बारे में विस्तार से बताया। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर अभ्यास करेंगे, और भी जो अभ्यास हैं संधि विच्छेद का, उन्हें आप अपने हिसाब से हल करेंगे, उसको आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।